नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को एक समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, चाहे वो बालक बालिका गृहिणी कोई भी हो, सभी को निःशुल्क शिक्षा मिले, इसी विश्वास के साथ गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म काम करता है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मनोविज्ञान का एक और टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्किनर का अधिगम का सिद्धांत। असल में हमारी ये तीसरा वीडियो है। अब दरअसल हमारी कल की वीडियो नहीं आ पाई थी। मैंने कल अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके आपको बताया था कि मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी और कफ एंड फीवर था, इस वजह से हमारी वीडियो कल की रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। हालांकि कल की वीडियो हमने पीडीएफ में बनाकर तैयार कर ली थी, लेकिन आवाज़ और गला सही नहीं होने की वजह से कल रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो उसकी मनोविज्ञान की सीरीज का तीसरी वीडियो, तीसरा पार्ट आज हम आपको दे रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। और यहां से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन, नोट करिएगा फ्रेंड, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और एक ही वीडियो में पूरा सिद्धांत ही आपको पढ़ा दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई किताब, कोई वीडियो, कोई टीचर की क्लास, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सिद्धांत को, पूरा वीडियो को बिना स्किप करे हुए देख लीजिएगा। और इसके बाद साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो उनका भी आप नोट बनाते चलिएगा हमारे साथ साथ। और उसके बाद आपकी ये वीडियो, इस टॉपिक पर आपका तैयारी बहुत ही उम्दा तरीके की हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये किसने दिया? बीएफ स्किनर, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन पूछ ले जाए कि कहां के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी। हमने अभी 2 थॉर्नडाइक और पावलोव 2 वीडियो कवर किए। तीसरी वीडियो में थॉर्नडाइक पढ़े हमने, अमेरिका के थे, और पावलोव रशिया के थे। और तीसरे मनोवैज्ञानिक स्किनर भी अमेरिका के ही हैं। इनका पूरा नाम पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम हो जाएगा। और इनके प्रयोग की बात की जाए तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर भी प्रयोग किया। हालांकि मनोविज्ञान में जो सर्वाधिक मशहूर, सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रयोग है वो उनका चूहे पर ही है। हालांकि कबूतर पर भी उन्होंने उतना ही मेहनत और शिद्दत और लगन से प्रयोग किया, लेकिन जो इनका प्रसिद्ध हुआ, जिसको ख्याति मिली, वो प्रयोग चूहे पर प्रयोग इनका है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चूहे पर इनका प्रयोग काफी प्रसिद्ध रहा। आगे डिटेल में देखेंगे इनके प्रयोग को, अभी फिलहाल इनके बारे में जान लेते हैं। अब देखते हैं स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनर आपसे इनके सिद्धांत के अन्य नाम भी पूछ सकता है। आप पढ़ के तो जाएं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, लेकिन एग्जामिनर कोई और क्वेश्चन पूछ ले तो आपको वहां तनक भी नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि हम आपको इनके अन्य सिद्धांत के नाम भी आज बता देंगे। और उसके बाद एग्जामिनर कैसे ही क्वेश्चन पूछे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए इनके क्या क्या नाम है सिद्धांत के। पहला सिद्धांत का कहलाता है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चलिए और मेरे साथ इतनी बार रिवाइज भी कीजिए। और फ्रेंड्स मेरे साथ आप अपने मन में भी बोलिए। अगर आप कहीं बैठे हैं तो आप मेरे साथ साथ भी बोलिए। उससे क्या होगा, जब आपकी जबान पर ये शब्द पढ़ेंगे तो यह जबान आपकी इसको शब्दों को पकड़ेगी और आपका दिमाग भी इन शब्दों को पकड़ेगा और आपको ये सभी नाम बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। दूसरा नाम इनके सिद्धांत का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी इन्हीं का ही सिद्धांत है। और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। और इनके सिद्धांत को फ्रेंड्स एक और नाम से जाना जाता है आरएस थ्योरी। इसको भी नोट कीजिएगा, आरएस थ्योरी, यह भी इन्हीं के सिद्धांत का नाम है। तो हमने क्या क्या देखा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इनका नाम है। अब फ्रेंड क्रिया प्रसूत की बात हुई तो क्रिया प्रसूत आखिर है क्या? तो देखिए, क्रिया तो आप जानते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं दैनिक जीवन में वो क्रिया है। और प्रसूत वो है जो हम स्वैच्छिक रूप से करते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनको हम स्वैच्छिक रूप से करें और उनका अगर अनुबंधन हो जाए, उनका अनुबंधन हो जाए, जो हमने पीछे पढ़ा, पावलोव के सिद्धांत में पढ़ा कि अनुबंधन, किसी काम को अगर जैसे घंटी बजी और हमने बस्ता बंद करना शुरू कर दिया स्कूल में विद्यार्थी द्वारा, तो उसका एक अनुबंधन है। कुत्ते का घंटी बजने पर लाल टपकाना शुरू कर देना, उसका अनुबंधन है। तो ऐसी हमारे दैनिक और जो रोजमर्रा के कार्य हैं उनको हमारा अपने आप ही स्वतः अनुबंधन हो जाए। सुबह उठने के बाद हम तुरंत फ्रेश होने जाएं, उसके बाद अपना मंजन करें, नहाने से पहले नहाते हुए साबुन से धोए, सिर पर पानी करें, ये सब अनुबंधन है। ये हालांकि छोटी छोटी बातें, लेकिन ये जीवन में बड़े स्तर पर भी काम आती है। अनुबंधन जीवन में बड़े स्तर पर भी बड़ा काम आता है कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क स्वैच्छिक और जो रोजाना की क्रियाएं हैं उनको देखकर स्वतः ही क्रिया करना शुरू कर दे, वही हमारा अनुबंधन है। और इसी को ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम कहा बीएफ स्किनर महोदय ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत दिया बीएफ स्किनर महोदय ने। तो इसके हमने नाम भी पढ़े, एक बार फिर देख लेते हैं नामों को, जिससे हमें वीडियो के साथ साथ ही याद हो जाएंगे। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत और आरएस थ्योरी। थॉर्नडाइक महोदय ने बताया था एसआर थ्योरी। और इन्होंने
स्किनर महोदय ने बताया आरएच थ्योरी, थॉर्नडाइक के कतई प्रबल विरोधी थे ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि थॉर्नडाइक के प्रबल विरोधी कौन थे। तो प्रबल विरोधी थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत दिया था उसका प्रबल आलोचना करने वाले मनोवैज्ञानिक थे बीएफ स्किनर। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात आ जाती है इनके प्रयोग पर। तो इनका प्रयोग भी जैसे पावलोव ने कुत्ते पर किया, काफी इंटरेस्टिंग प्रयोग था वो भी उनका, और ऐसे ही बीएफ स्किनर का चूहे पर किया गया प्रयोग काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत ही, अगर आप इनके प्रयोग को समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको प्रयोग तो याद होगा ही, साथ साथ आपको एक कहानी के रूप में बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए मैं आपको सुनाता हूं, इसकी कहानी समझाता हूं, कहानी के रूप में इनका प्रयोग। पीछे मैंने आपको बताया इन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किया, लेकिन कबूतर इतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना इंपोर्टेंट जितना प्रसिद्ध चूहा है इनका। तो देखिए चूहे पर इन्होंने क्या किया, चूहे को सबसे पहले एक पिंजरे में बंद कर दिया। देखिए पिंजरा है इनका, एक लकड़ी का बॉक्स है पिंजरा, जिसमें चूहे को बंद कर दिया। चूहा पिंजरे में कहीं भी घूम सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता, चारों तरफ से बंद है, चूहा उसके अंदर कहीं भी घूमे, छूट है उसको पूरी कि कहीं भी घूम ले, लेकिन उसके बाहर नहीं जाएगा। और साथ ही साथ देखिए उसमें एक लाइट लगी हुई है, एक लीवर लगा हुआ था और एक डिस्पेंसर। तो मैं हिंदी में बता देता हूं आपको। इसमें देखिए लीवर क्या था, एक मान लीजिए खटका, एक बटन टाइप है कि जिसको जैसे चूहा दबाएगा तो वो उस लीवर को दबाते ही वहां पर क्या होगा, डिस्पेंसर मतलब एक खाने की प्लेट के रूप में वहां पर उसको खाना मिल जाएगा। जब चूहा भूख से तड़पेगा, परेशान होएगा, उसके पेट में चूहे के पेट में चूहे कूदेंगे, चूहा बिलबिलाएगा, तो चूहा कोई क्रिया करेगा भाई। जब क्रिया करेगा, जब को भूख लगती है तो आपको क्रिया होती नहीं होती है, आप खाने की तरफ ढूंढते हैं, आपका मन करता है कि खाना मिल जाए, तो वो भी तो एक स्वैच्छिक क्रिया है, तो वही क्रिया प्रसूत है। तो जब क्रिया प्रसूत के अंतर्गत चूहा पिंजरे में चारों तरफ भागेगा तो उसको लीवर दिखाई देगा, तो लीवर को जो अपने मुंह से हाथ से पंजे से दबाएगा, और जैसे ही वो पंजे से लीवर को दबाएगा तो तुरंत उसको खाना मिल जाएगा। खाना कहां से मिलेगा, ये डिस्पेंसर दिख रहा है आपको, लिख रहा है डिस्पेंसर, तो बाहर से एक प्लेट आएगी और उसको खाना दे देगी, एक प्लेट नुमा मशीन चालित प्लेट से उसको खाना मिल जाएगा, और चूहा खाना खा लेगा, उसको संतोष प्राप्त हो जाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी, और उसके बाद चूहा वापस अपने पिंजरे में जाके पड़ा रहेगा एक कोने में को। तो यहाँ इसके मुद्दे असल में समझाना क्या चाहते हैं, इस प्रयोग के दौरान उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, वो क्यों बता कर रहे हैं इस प्रयोग को कि चूहा आए, उसको लीवर दबाए, उसको खाना मिल जाए। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, और ऐसा चूहे ने बार बार किया। तो चूहे ने जब पहली बार चूहे ने किया तो उसको काफी समय लगा, भूख लगने के बाद उसको काफी समय लगा कि लीवर द्वारा, लेकिन अगली बार उन्होंने जब लीवर दबाया तो उसको फिर खाना मिला। तो ऐसे करते करते चूहे के दिमाग में, मस्तिष्क में यह क्रिया का अनुबंधन हो गया कि जब भी वो लीवर को दबाएगा तो उसको खाना मिलेगा। तो इसके तरह वो सीख गया, और उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयास जो थे ना, पहले जहां वो 50 बार घूमने के बाद लीवर दबाता था, तो वो अब वो भूख लगने पर 40 बार, फिर प्रयोग करते करते 30 बार, और आखिरकार वो इस तरह आ गया कि जब भी उसको भूख लगती तो तुरंत लीवर को दबाता, उसको खाना मिल जाता और वो अपना खाना खा के अपना पेट भर लेता। तो स्किनर महोदय का ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग है। अब देखिए स्किनर महोदय ने इस प्रयोग के द्वारा क्या किया। तो देखिए उसके जाने से पहले एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करते चलिएगा। इन्होंने एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का इन्होंने नाम दिया, लेकिन बाद में इनके शिष्यों ने इनके सम्मान में, जब ये खत्म हो गए, इनके शिष्य, इनके फॉलोअर्स जो आए, तो उन्होंने इसके स्किनर बॉक्स का नाम दे दिया, इस लकड़ी के बॉक्स को, जिसको उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का नाम दिया स्किनर महोदय ने, उनके शिष्यों ने इसे स्किनर बॉक्स का नाम दे दिया। तो आप इसको भी जो ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड, जो भी हमारे साथी बालक बालिकाएं और जो भी गृहिणी और भावी अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, मैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर उनको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे हम आपके लिए मदद करते हैं। तो आप भी हमारे लिए ईमानदारी पूर्वक एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं आगे। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि यदि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्जन्म दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। तो यहां कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब चूहे को भूख लगने पर वो लीवर दबाता था और उसको भोजन मिल जाता था, तो जब चूहे को ये सकारात्मक पॉजिटिव पुनर्बल मिला तो उसने क्रिया को दोहराया। जब भी उसे भूख लगती आता, लीवर दबाता और भोजन ले लेता। तो यानी कि जब भी उसे भूख लगी उसने लीवर दबाया और भोजन ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी उसको सकारात्मक पुनर्बल मिला तो उसने क्रिया को दोहराया। अगर वो लीवर दबाता और लीवर दबाने पर उसे मान लीजिए कोई पिन चुभती उसके, या उसको कोई चोट लगती किस तरह की, या करंट लगता, तो वो क्रिया नहीं दोहराता, वो क्रिया नहीं दोहराता, वो क्रिया से बचता, वो उस लीवर को छूता भी नहीं, देखता भी नहीं लीवर की तरफ। लेकिन जब उसे चला पता कि लीवर दबाने पर उसे भोजन मिल रहा है, उससे सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है, इसी को ही पुनर्बलन कहा गया फ्रेंड्स। जो चीज आपको आपके चाहने पर, आवश्यकता होने पर आपको मिले तो वही आपके लिए पुनर्बलन है। अगर आपको नौकरी की आवश्यकता है इस समय और आप एक नौकरी, एक वैकेंसी, टीचर की वैकेंसी आपको मिल जाए तो आपके लिए यही पुनर्बलन है।
आपको अगर टीचर की वैकेंसी मिले और आपको यही पुनर्मनन का काम करेगा, तो ऐसे ही इस चूहे के लिए भोजन पुनर्मनन था, सकारात्मक पुनर्मनन था, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। इसी पर ही विशेष जोर दिया है स्किनर महोदय ने, पुनर्मनन के ऊपर ही उनका सारा सिद्धांत है। तो उन्होंने कहा कि जब प्राणी को सकारात्मक पुनर्मनन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। ऐसे ही जब किसी छात्र को क्लास में अगर वो कोई अच्छा कार्य करेगा तो बच्चे को शिक्षक या तो प्रशंसा करेगा उसकी क्लास में, या कोई पुरस्कार देगा, या उसको सहमति देगा उसके कार्य को। तो उससे क्या होगा, उस बच्चे को बल मिलेगा, अंदर से उसे एक बड़ी अच्छी भावना आएगी, उसे सकारात्मक पुनर्मनन मिलेगा, तो वो उस काम को दोबारा दोहराएगा। अच्छे नंबर लाया तो दोबारा अच्छे नंबर लाएगा। अगर वो अच्छे कपड़े पहनकर आया, उसकी तारीफ हुई, प्रशंसा हुई, तो वो दोबारा कोशिश करेगा कि घर से दोबारा अच्छे कपड़े पहन के आए, साफ सुथरे, बढ़िया। घर से काम करके आता, होमवर्क करके, और शिक्षक उसको प्रशंसा करता, तो उसके दोबारा से पुनर्मनन मिलेगा कि मैं अगर दोबारा काम करूंगा, रोज डेली काम करूंगा अपना घर से होमवर्क, तो मेरी प्रशंसा होगी। तो ये उसके लिए पुनर्मनन है। इसी की बात बीएफ स्किनर महोदय ने की है। तो मैंने बताया आपको, प्रशंसा, पुरस्कार और सहमति, यह तीनों ही सकारात्मक पुनर्मनन के प्रकार हैं। अब देखिए, इसी सिद्धांत को हमने पढ़ा, समझा, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं। स्किनर महोदय ने कहा कि किसी प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्मनन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। जबकि थॉर्नडाइक महोदय क्या कहते थे, थॉर्नडाइक महोदय कहते थे कि जब प्राणी, वो थोड़ी दी उन्होंने एसआर की, जब प्राणी को उद्दीपन की जरूरत होगी तो वो क्रिया करेगा। उन्होंने ये कहा कि जब उद्दीपन की जरूरत होगी तो क्रिया करेगा, लेकिन स्किनर महोदय ने कहा कि अगर उसको सकारात्मक पुनर्मनन दिया जाएगा, सकारात्मक पुनर्मनन दिया जाएगा, देखिए मैं जोर दे रहा हूं काफी, इस पर ध्यान रखिएगा, सकारात्मक पुनर्मनन, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, इससे क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स। और मैं भी आपको इसके लास्ट में क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सकारात्मक पुनर्मनन दिया जाएगा तो प्राणी क्रिया को दोहराएगा। तो इस तरह से थॉर्नडाइक और स्किनर की थ्योरी आपस में बिल्कुल एंटी है, जहां वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब देखिए, हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं तो सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। अब कोई भी सिद्धांत हमको पढ़ाया जा रहा है, आप भविष्य के अध्यापिका बनने वाले हैं, तो ये सिद्धांत आपको पढ़ाया जा रहा है। अब ये ऐसे तो रख नहीं दिया गया कि एग्जाम में आपको रख दिया गया, आप इसको पढ़िए और इसका कोई उपयोग नहीं होने वाला। भाई आप कल को विद्यालय जाएंगे, बच्चों को, शिक्षक, बालक बालिका को पढ़ाएंगे शिक्षक शिक्षिका के रूप में, तो कुछ तो महत्व होगा इसका आपकी, जिससे आप इसको सीखें और बच्चों पर इसको लागू करें। तो देखिए क्या महत्व है इसका। इसका प्रयोग करके बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है। तो शब्द भंडार में वृद्धि में इसका बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है और वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए, जब वो उद्दीपन पर नियंत्रण कर लेंगे, अगर वो उद्दीपन, जैसे मैंने बताया आपको, शिक्षक उद्दीपन के रूप में या तो उसको पुरस्कार दे सकता है, या उसकी प्रशंसा कर सकता है, या उसको दंड भी दे सकता है। अगर वो उद्दीपन पर नियंत्रण कर ले शिक्षक, कि अगर उसको पता है कि अगर वो बच्चा गलत कार्य करेगा तो उसको उद्दीपन के रूप में जो उसको दिया जा रहा है पुनर्मनन, अगर वो पुनर्मनन उसको नेगेटिव रूप में दे दे, कि अगर उसको दंड दे दे, तो बच्चा क्या करेगा, अपने व्यवहार को चेंज करेगा। अगर वो गलत काम कर रहा है तो गलत काम को नहीं करेगा। और यदि उसको पुनर्मनन सकारात्मक दिया जाए, प्रशंसा, पुरस्कार दिया जाएगा, तो बच्चा अपनी क्रिया को दोहराएगा। तो इसका यही मतलब हुआ कि वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके बच्चे के व्यवहार को सृजन कर सकते हैं, बच्चे के व्यवहार को बना सकते हैं कि एक अच्छा व्यवहारशील व्यक्ति, अच्छा व्यवहारशील बच्चा कैसे बनाया जाए। इसी के ऊपर ही बीएफ स्किनर महोदय का यह सिद्धांत बेस है। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में करके सिखाया जाता है। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है। और जब वो छोटे छोटे पदों को सीख जाता है तो उन सही पदों को संयुक्त करके पूरी क्रिया सिखा दी जाती है। और इसी को एक कहा जाता है अभिक्रमित अनुदेशन। मैंने शुरू में बताया कि स्किनर महोदय के सिद्धांत का एक अन्य नाम भी है कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। और वो सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी बात को अगर बच्चों को सिखानी हो तो उसको छोटे छोटे पदों में तोड़िए, छोटे छोटे स्टेप में तोड़िए, उसको छोटे स्टेप से आप सिखाइए। और जब वो सारे स्टेप सीख जाए बच्चा, तो उन स्टेपों को बाद में एक साथ कर दीजिए और संयुक्त रूप से उसको सिखा दीजिए, तो बच्चा इससे बड़ा आसानी से सीख जाता है। और यही शिक्षा का एक सूत्र भी है, सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर जो सूत्र है, मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, शिक्षा के सूत्र हैं सरल से कठिन की ओर। तो उसमें भी यही बात सिखाया जाता है कि बच्चों को पहले सरलता की चीज सिखाइए, और जब सरल चीज सीखने लगे तो उसे धीरे धीरे करके आप सरल से कठिन की ओर लेते जाइए। तो यही बीएफ स्किनर महोदय का सिद्धांत है। तो दोस्तों देखो, अगले पॉइंट में पढ़ते हैं कि जब किसी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। तो संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। यानी कि जब कोई कार्य करेंगे और कार्य करने पर संतोष मिलेगा। संतोष कैसा है, आपने तैयारी की, आपको नौकरी मिली, आप शिक्षक बन गए, शिक्षिका बन गई, तो ये आपको संतोष है।
चूहे ने वहां इतनी हाथापाई की, इतनी भागदौड़ की, क्रिया की उसने, उसको भोजन मिला तो उसके लिए वो संतोष है। और जब वो संतोष प्राप्त होता है तो वो क्रिया दोबारा होती है। अगर उसको भोजन प्राप्त हुआ तो क्रिया दोबारा करेगा। क्यों? क्रिया को बल मिलेगा कि क्रिया आप दोबारा करो भूख लगने पर। आपको अगर नौकरी मिली है तो नौकरी मिलने के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे, इनको भी नौकरी मिले तो आप भी संतोष से प्राप्त हैं, तो आप भी आगे को बच्चों में ज्ञान का स्थानांतरण करेंगे। तो यह सब शिक्षा के महत्व है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के। तो फ्रेंड देखिए, हमने बहुत ही आसानी तरीके से आपको आज का बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत सिखा दिया। बहुत ही आसानी से मैंने सिखाया है और पूरी कोशिश की है कि आपको इसके डीप, बिल्कुल डीप से लेकर और बिल्कुल हाईएस्ट तक, शून्य से शिखर तक एक एक बात आपको समझा दूं, बारीक से बारीक बनने वाला पॉइंट भी आपको समझा दूं कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए और आप अगर उसको पेपर में बैठे हो, एग्जाम में आप बैठे हो, तो क्वेश्चन आपका गलत ना हो और आप दावे से 100% दावे से ठोक के कह दें कि इसका आंसर ये सही है। आयोग चाहे कुछ भी आंसर दे दे अपना, चाहे बाद में तो सुधारना पड़े, लेकिन आप इस बात को ठोक कर कह दें कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने ये समझा हुआ है और ये सिद्धांत, ये क्वेश्चन, ये आंसर मेरा बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको ये सिद्धांत पूरा बता दिया। तो फ्रेंड अब बारी है इस सिद्धांत के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर की। तो किस तरह के क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? अब क्वेश्चन ये पूछ ले एग्जामिनर कि क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो भी नाम किनका आएगा? स्किनर महोदय का। बीएफ स्किनर महोदय का नाम आएगा। क्रियात्मक अनुबंधन हो, चाहे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत हो, चाहे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत हो, नैमित्तिक का सिद्धांत हो, सभी में नाम, और चाहे आरएस थ्योरी हो, सभी में सिद्धांत में नाम स्किनर के महोदय के साथ ही सही हो जाएगा। आरएस थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स ये भी स्किनर महोदय ने दिया, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि स्किनर ने किस जीव पर प्रयोग किया, कुत्ते पर, चूहे पर, कबूतर पर, बिल्ली पर, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा कि उन्होंने प्रयोग किया चूहे पर। हालांकि उन्होंने प्रयोग कबूतर पर भी किया, हालांकि क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा कि आपको क्वेश्चन विकल्प ये दिखे, इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई है। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें विकल्प में कबूतर नहीं होगा, या होगा तो चूहा और कबूतर होगा। तो चूहा और कबूतर, लेकिन अगर कबूतर ना दिया हो तो आपको ध्यान रखना है चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है? तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन कहलाएंगे? स्किनर महोदय, ऑप्शन बी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेता है एग्जामिनर कि जनक कौन है, तो जनक भी इनके यही कहलाएंगे। वे सिद्धांत इन्होंने दिया तो जनक भी ये हुए ना। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? शुरू में बताया मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही कि अमेरिका देश के वैज्ञानिक थे। अधिगम क्या है? तो देखिए इस टॉपिक से थोड़ा हटके, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि अधिगम क्या है। लर्निंग, इंग्लिश में कहते हैं अधिगम को लर्निंग। लर्निंग क्या है? एक सामाजिक क्रिया है, एक मानसिक क्रिया है, एक भौतिक क्रिया है। तो देखिए लर्निंग एक मानसिक क्रिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मानसिक क्रिया। अधिगम में वृद्धि होना परिणाम है। अगर अधिगम में वृद्धि हो रही है तो किसका परिणाम है? अवरोध, पुनर्मनन, तनाव, अति उत्साह। तो सीधी बात है कि अगर अधिगम में वृद्धि हो रही है तो ये पुनर्मनन का परिणाम है। अगर उसको रीइंफोर्समेंट मिलता चला जाएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो उसके अधिगम में वृद्धि होती चली जाएगी। स्किनर ने किस मनोवैज्ञानिक के एसआर सिद्धांत को आरएस सिद्धांत में परिवर्तित किया? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, नोट करिएगा इस क्वेश्चन तो बिल्कुल नोट कर लिएगा। इसको क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाएगा। ये पूछ सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने थॉर्नडाइक का आलोचना की, उसके सिद्धांत की आलोचना की, उसके सिद्धांत को गलत बताया, या उसके सिद्धांत को अपने सिद्धांत से विपरीत बताया, अपने सिद्धांत को उनके सिद्धांत पर बेस बताया, या उनके ऐसा सिद्धांत को आरएस थ्योरी में परिवर्तित किया। एग्जामिनर किस तरह से कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि थॉर्नडाइक महोदय के एंटी थे स्किनर महोदय। थॉर्नडाइक महोदय ने जो बताया उसका आलोचना की और उसके सिद्धांत को विपरीत करके बताया बीएफ स्किनर महोदय ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने एसआर सिद्धांत को आरएस सिद्धांत परिवर्तित किया? तो ये परिवर्तित किया थॉर्नडाइक महोदय ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आपके यूपी टेट में बात की जाए तो वहां तो 4 से 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं एग्जाम में। 3 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल मिलेंगे। मैंने तो ये तक देखा है कि 4 से 5 क्वेश्चन तक आए हैं जिसमें स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हो आपका, कि सीधा स्टेटमेंट दे दिया जाए और स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि ये कथन किसका है। तो ये कथन प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ये कथन है स्किनर महोदय का। स्किनर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनका सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो इनका ही मैंने इसमें कथन रखा है जो कि काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है।
हाईवे है। तो ये कथन है BF स्किनर महोदय का। तो एक क्वेश्चन तो आप बिल्कुल मानिए, एग्जाम कोई भी हो, किसी रीट का हो, MP टेट हो, हरियाणा टेट हो, UP टेट हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको कथन का कहीं नहीं जाने वाला, 1 से 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला। और UP टेट की तो बात करें तो वहां तो 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। और आप एक पुस्तक की बात कर लेते हैं। देखिए, हर मनोवैज्ञानिक ने, जो भी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं मशहूर, सभी ने एक पुस्तक लिखी है, काफी प्रसिद्ध रही है। तो ऐसे ही द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये पुस्तक है स्किनर महोदय की, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से BF स्किनर महोदय के सिद्धांत को पूरा पढ़ा, और इनके सिद्धांत के ऊपर ही हमने बेस्ड 10 क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट है उनको भी लगाया। तो इससे हमारा सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया। और आप इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए डेली बेसिस पर इस तरह की अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और हमने अपने चैनल पर UP लेखपाल की तैयारी शुरू कर दी है। काफ़ी फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप पर, पर्सनली लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप लेखपाल की तैयारी कराइए। तो मैंने एक क्लास परसों बना के दी, कल मैं नहीं डाल पाया तबियत खराब होने की वजह से, और आज दूसरी क्लास लेखपाल की शाम में अपलोड हो जाएगी, बन के रेडी है। तो आप अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।